बात कर रहे थे यहां पे कि ये एक 10,000 रुपए जो मुझे 1 साल के बाद मिलेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू ये है। इसका मतलब जो 1 लाख रुपए मैंने आज दिए हैं वो 1 लाख रुपए मुझे 3 साल के बाद मिलने वाले हैं। उसके ऊपर मार्केट रेट से अगर इंटरेस्ट मिलता जाएगा तो ये 1 लाख रुपए की वैल्यू भले ही 3 साल के बाद 75,000 क्यों ना हो, उसका एक कंसिडरेशन मुझे इंटरेस्ट के तौर पे यहां पे मिल रहा है। दैट विल मेक दिस इंस्ट्रूमेंट इक्विवेलेंट टू इट्स फेयर वैल्यू। यही अगर हम अभी जीरो करते हैं, यही अगर हम यहां पे जीरो करते हैं तो आप देखिए फेयर वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू इट्स प्रिंसिपल सम्स प्रेजेंट वैल्यू। क्योंकि इंटरेस्ट नहीं मिलता, इंटरेस्ट कॉम्पेंसेट्स फॉर दैट टाइम गैप। जो टाइम लैप्स है उसको वो क्या करता है, कॉम्पेंसेट करता है। एंड अकॉर्डिंगली मैं यहां पे क्या करता हूं, ये मेरा जो फेयर वैल्यू है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जीरो है तो ट्रांजैक्शन प्राइस इज नॉट इक्विवेलेंट टू द फेयर वैल्यू। ये तरीका होता है हमारा फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने का। वी नो दैट अकॉर्डिंगली हमने अकाउंटिंग एंट्री प्लॉट की। पेरेंट की बुक्स में फाइनेंशियल एसेट दैट इज लोन टू सब्सिडरी, लोन टू एम्प्लॉइज और लीज डिपॉजिट्स, फेयर वैल्यू पे कैश मेरे तरफ से गया कितना, 1 लाख। जिसका डिफरेंस जो है वो डिपेंड करता है, पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप है तो इट इज इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी। इफ इट इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप तो इट इज प्रीपेड एम्प्लॉय। अगर ये लीज डिपॉजिट्स है तो इट इज प्रीपेड लीज रेंटल्स। अल्टीमेटली दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द आरओयू एसेट एज पर IFRS 16। आर यू विथ मी एवरीवन? ये हमने देखा था। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द फेयर वैल्यू। सब्सिडरी के बुक्स में एग्जैक्टली इस तरीके का अकाउंटिंग होगा, इस अमाउंट से अकाउंटिंग होगा। डेबिट कैश और बैंक 1 लाख। लाइबिलिटी कितने की आएगी, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, फेयर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू नहीं फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू कितनी है, इक्विवेलेंट टू प्रेजेंट वैल्यू, तो वो है 75,000। डिफरेंस जो है इट इज इन द बुक्स ऑफ सब्सिडरी, इट विल बी इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द पेरेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? तो इस तरीके का क्वेश्चन था। हाँ बोलिए ना। अगर मैं 1 लाख रुपए आज किसी को दे रहा हूं तो जाहिर सी बात है आई वुड लाइक टू गेट मोर इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। तो 1 लाख रुपए का वैल्यू तो 3 साल बाद भी कैसे 1 लाख हो सकता है? वो तो बढ़ेगा ना विद द हेल्प ऑफ द इंटरेस्ट। तो आपको ये इंटरेस्ट तो मिल रहा है, आपको ये जो इंटरेस्ट है। तो आज का 1 लाख का वैल्यू 3 साल बाद 75,000 कैसे हो रहा है? क्योंकि पैसे आपने आज दिए है उसको, am I right? राइट, हाँ। तो पैसे दिए हैं 1 लाख, मिलने कितने बाद, कितने साल बाद है, 3 साल बाद। तो हाँ। जिस अमाउंट की वैल्यू, जिस पैसे की वैल्यू 1 लाख आपने आज दी है, 3 साल बाद आपको 1 लाख मिलेंगे। तो उसकी आज की वैल्यू चल रही है, ये मैं आज की वैल्यू बता रहा हूं, 3 साल की बाद की वैल्यू नहीं है। 3 साल बाद 1 लाख ही मिलेगी, लेकिन उसकी आज की वैल्यू 75,000 है। बट उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आपको ये इंटरेस्ट मिल रहा है, उस इंटरेस्ट की आज की वैल्यू 1 साल के बाद जो 10,000 रुपए मिलेंगे उसकी आज की वैल्यू इतनी है, जो 2 साल बाद मिलेगा उसकी आज की वैल्यू इतनी है, जो 3 साल बाद मिलेगा उसकी आज की वैल्यू ये है। तो इस इंस्ट्रूमेंट की आज की वैल्यू जो 1 लाख दी है उसकी आज की वैल्यू भी 1 लाख ही है, जो 3 साल बाद पैसा मिलेगा। आज की वैल्यू चल रही है ये। ठीक है। एंड अकॉर्डिंग गेन क्या होगा? मतलब 1 लाख रुपए मैंने दिया है, सपोज अगर 10% मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आगे चल के तो 1 लाख से 1,10,000 1,20,000 मुझे मिलना चाहिए फॉर एग्जाम्पल। तो मिल वो रहा तो है नहीं ना, मिल रहा है। मिल रहा है 30,000 आपको। अच्छा, 30,000 मिल रहा है ना आपको इंटरेस्ट, ये मिल रहा है। ठीक है। ये आपने एक्रू किया, ये आपको मिला 10,000। ओके। 30,000, 1 लाख भी मिला तो मिल रहे 1,30,000, बट वो 3 साल के बाद। बट उसकी वैल्यू कितनी है, 1 लाख है आज की वैल्यू। मिल तो रहे 1,30,000, बट आज की वैल्यू कितनी है, 1 लाख। यही अगर आपको ये इंटरेस्ट नहीं मिलता तो उसकी आज की वैल्यू ये है। मतलब इंटरेस्ट नहीं मिला तो जो 1 लाख रुपए आपको मिलने वाले 3 साल के बाद, उसकी आज की वैल्यू 75,000 ही है। मतलब मिलेगा 1 लाख 3 साल के बाद, बट आज की वैल्यू कितनी है, 75,000। यही अगर 10% इंटरेस्ट रेट है तो मिलेगा 1 साल के बाद 10,000 मिलेगा, दूसरे साल के बाद 10,000 मिलेगा, तीसरे साल के बाद 10,000 मिलेगा, और तीसरे साल के बाद 1 लाख और मिलेगा। सो टोटल इनफ्लो आपका है 1,30,000, लेकिन उसकी आज की वैल्यू कितनी है, 1 लाख।
टाइम लैप्स जो होता है, जो कंसिडरेशन मिलता है उसके लिए, तो वो कंसिडर करके उसकी आज की वैल्यू 1 लाख है, भले ही वो ज्यादा मिले बट वो रिटर्न जो है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट उसकी आज की वैल्यू 1 लाख ही है, सब मिला के। करेक्ट? तो मिलते ज्यादा है बट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू, नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू में आपको 1,30,000 मिलेंगे बट उसकी प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख ही है। बात समझ में आ रही सबको? तो ये है, तो यही हमें कैलकुलेट करना है। ये आप 5% कीजिए, आपका कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, फेयर वैल्यू चेंज हो जाएगा, अकॉर्डिंगली आपका अमाउंट चेंज हो जाएगा। ये हमने हमेशा ये देखा है। अभी 0% करते हैं फिलहाल। एंड अकाउंटिंग एंट्री प्लॉट की, कैश और बैंक में से मेरे पास चले जाएंगे 1 लाख, उसके बदले में ये दो चीजें आएगी, फाइनेंशियल एसेट एंड इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडियरी। ये दो हिस्सों में बट जाएगा। एसेट साइड में दो सेक्शंस आएंगे। तो बैलेंस शीट में देख रहा हूं यहां कहीं है क्या, ये सब्सिडरी की बुक्स है, ये है मेरा, ये भी, हाँ, ये एसेट में लोन टू सब्सिडरी 75,000 फेयर वैल्यू, इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडरी बाय वर्च्यू ऑफ लोन, लोन एट अ निल रेट, तो ये डीम्ड इन्वेस्टमेंट आती है, इसको कहते हैं डीम्ड इन्वेस्टमेंट, तो ये 24,000। अकॉर्डिंगली सब्सिडरी की बुक्स में अगर देखा जाए तो सब्सिडरी की बुक्स में भी लाइबिलिटी में आएगा 75,000 लोन फ्रॉम पेरेंट। अब यहां पे दूसरे एग्जांपल का यहां पे प्रेजेंटेशन है बट दिस इज लोन फ्रॉम पेरेंट। और अदर इक्विटी कंपोनेंट आएगा, इक्विटी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट, ये 24,000 ये आएगा। सब्सिडरी के बुक्स में ये प्रेजेंटेशन, पेरेंट की बुक में ये प्रेजेंटेशन। ये बैलेंस शीट अलग अलग है, ऐसे मानिए, ठीक है। अज्यूम दैट दीज टू आर सेपरेट एंड डिफरेंट बैलेंस शीट्स। एक पेरेंट का है एसेट साइड और ये इक्विटी लाइबिलिटी सब्सिडरी का है। ये आप एम्प्लॉय का कर लीजिए, तो एम्प्लॉय का कर लिया तो यहां पे लोन टू एम्प्लॉय आएगा 75,000, प्रीपेड एम्प्लॉय एक्सपेंस आएगा। ये टोटल अमाउंट कितना आएगा 24,869, ये अमाउंट आएगा। अगर ये लीज डिपॉजिट्स है तो आरओयू एसेट आएगा 24,869। ये डिपेंड करता है पेरेंट कौन सी रिलेशनशिप है दो पार्टीज के बीच में, एंड अकॉर्डिंगली वो डिफरेंस जाएगा, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग इनिशियल मेजरमेंट में हमने 2-3 एग्जाम्पल लेके हमने किया था, सेम एग्जाम्पल्स मैंने आपको रिपीट कर दिए। अमोर्टाइजेशन टेबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस केस। जो आपने ये फेयर वैल्यू कैलकुलेट किया है इसी का हम यूज करेंगे। फेयर वैल्यू से शुरुआत करेंगे, ईयर 1 to 3 विल स्टार्ट एट द फेयर वैल्यू विच इज 75,131। वी विल एक्रू इंटरेस्ट एट द मार्केट रेट। EIR इज मार्केट रेट, EIR इज मार्केट रेट। एक्चुअली EIR मतलब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट रहता है जो एडजस्ट करता है आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को, ट्रांजैक्शन प्राइस नहीं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को, जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं विच आर इनकर्ड टू ओरिजिनेट दैट फाइनेंशियल एसेट और लाइबिलिटी, दैट विल गेट एडजस्टेड एज अ पार्ट ऑफ दिस फाइनेंशियल एसेट और लाइबिलिटी। उसके बाद का निकला वाला इंटरेस्ट है जिसको हम कहते हैं EIR, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ये आपको एग्जामिनेशन में दिया जाएगा, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो है यहां पे इंटरेस्ट रेट अक्रू करेंगे, ये हमेशा P&L में जाता है। देखिए, इट विल ऑलवेज बी अकाउंटेड इन P&L। तो अकाउंटिंग एंट्री जो रहेगा ये पहले साल का ये रहेगा। कैश और बैंक इंटरेस्ट मिला पेरेंट को या लेसी को या एम्प्लॉयर को, क्या मिला 0% नहीं मिला, कैश एंड बैंक में 0 जाएगा। एक्रू कितना किया इंटरेस्ट इनकम मार्केट रेट से, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से, थोड़ा सा अंतर है EIR और मार्केट रेट में। अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट कुछ है ही नहीं तो EIR एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी सेम। अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अगर खर्चा कुछ भी नहीं है वो असेट को ओरिजिनेट करने के लिए, लाइबिलिटी को ओरिजिनेट करने के लिए, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी सेम। बट जब मार्केट रेट एडजस्ट करना पड़ता है इफ देयर इज अ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो वो मार्केट रेट का EIR बन जाता है। तो मार्केट रेट से अक्रू करेंगे, रिसीव कुछ भी नहीं होगा, 5% पकड़ लेते हैं यहां पे तो समझ में आएगा। 5% का कोटेड रेट, तो मेरी फेयर वैल्यू चेंज हो गई, फेयर वैल्यू से मैंने स्टार्ट किया। मार्केट रेट इसी के ऊपर अप्लाई होता है, हमेशा ध्यान में रखना, ये इसी के ऊपर अप्लाई होगा। जो 10% का रेट है इट विल बी अप्लाइड ऑन दिस।
यहां पे 10% है, यहां पे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है। ये 10% अमाउंट एट द बिगिनिंग दैट इज फेयर वैल्यू पे ही अप्लाई होता है और ये अकाउंट फॉर होता है पी एंड एल में। सो पी एंड एल में कितना गया 8757, ये कैलकुलेशन। मिलता कितना है हमेशा कोटेड अमाउंट पे, तो कोटेड अमाउंट पे जो मिलता है दैट इज ट्रांजैक्शन प्राइस नॉट फेयर वैल्यू, ट्रांजैक्शन प्राइस पे, ऑलवेज ऑन ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस कितना है 1 लाख, इसके ऊपर कोटेड रेट 5%, 1 लाख के ऊपर 5% मिला 5000 सब जगह। बात समझ में आती है? ये यहां पे मिला कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 5000, इंटरेस्ट अक्रू कितना किया 8000, मिला 5000, बैलेंस जो है ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, जो ईआईआर पे अक्रू किया है एंड जो मिला है कोटेड रेट से ऑन अ ट्रांजैक्शन प्राइस, इसके बीच का ये जो डिफरेंस है ये मेरा बाद में मिलेगा। बाद में मतलब कब? एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो ये एक्यूमुलेट हो जाएगा, अमोर्टाइज हो जाएगा, ये होगा एट द एंड। सो ये ऐड हो जाएगा इस बिगिनिंग अमाउंट में। ये अमाउंट एट द एंड ऑफ द पीरियड विल बिकम द अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर। इसके ऊपर वापस ईआईआर से एक्रू करेंगे 10% से, ये आ गया 9132। कोटेड रेट ये चेंज नहीं होगा, कोटेड रेट से इंटरेस्ट मिलना ये उतना ही आएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये वापस एक्यूमुलेट होगा इस फाइनेंशियल एसेट में, तो फाइनेंशियल एसेट का बैलेंस बढ़ेगा। इस बढ़े हुए बैलेंस पे वापस 10% इंटरेस्ट। धनंजय आप म्यूट कीजिए प्लीज। तो ये 10% इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एट द बिगिनिंग, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से ये वापस यहां पे 10% कैलकुलेट होगा, मिलेगा उतना ही कोटेड रेट से 5% से। इन दोनों के बीच का डिफरेंस एक्यूमुलेट होगा फाइनेंशियल एसेट में। फाइनेंशियल एसेट उस अमाउंट पे पहुंच जाएगी जो अमाउंट आपको रिसीट होना एक्सपेक्टेड है। 1 लाख मिलना एक्सपेक्टेड है, 1 लाख पे ये पहुंच गई, उसके बाद में ये अमाउंट आपको मिलेगी एंड अकॉर्डिंगली आप ये ट्रांजैक्शन क्लोज कर दोगे। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख टू फाइनेंशियल एसेट 1 लाख, बात खत्म। अभी भी बच्ची वाली एक अमाउंट है मेरे पास, अभी भी मेरे पास बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडियरी ये बची है 12000, या प्रीपेड एम्प्लॉय एक्सपेंसेस ये बचे हैं, या आरओयू एसेट ये बचा है। तो तीनों का ट्रीटमेंट अलग है, एसेट की नेचर के हिसाब से वो ट्रीटमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट ये मैं कभी अमोर्टाइज नहीं करूंगा, इट विल नेवर बी अमोर्टाइज, नेवर बी अमोर्टाइज, इट विल नेवर बी अमोर्टाइज, क्योंकि मेरा कंट्रोल तब तक है जब तक ये मेरी सब्सिडियरी है। भले ही लोन रिपे किया है, लोन खत्म हो गया, बट सब्सिडरी अभी भी सब्सिडरी है, कंट्रोल अभी भी है, तो ये अमाउंट सब्सिडरी में तब तक रहेगा जब तक ये मेरी सब्सिडियरी है। जब ये मैं सब्सिडरी बेच दूंगा तब प्रॉफिट कैलकुलेशन जब होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सब्सिडरी, तब ये अमाउंट कंसिडर होगा फॉर डी रिकॉग्निशन अलोंग विथ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है मेरा। ये अगर किसी बाहर वाले को लोन देता मैं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो 12000 रुपए मुझे मिलते। बात समझ में आ रही है आपको? बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ये मैंने वेव ऑफ कर दिया, इसी का मतलब मैंने मेरे सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। Am I right? संजय, प्रीति, रूपा, धनंजय, ये मैंने इंटरेस्ट वेव ऑफ कर दिया, इसी का मतलब ये क्या हुआ, ये मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया सब्सिडियरी में। और इसीलिए ये तब तक रहेगा जब तक मेरी सब्सिडरी रहेगी। लेकिन एम्प्लॉय की केस में वो नहीं रहेगा। एम्प्लॉय का लोन रिपे कर दिया, उसके ऊपर का कंट्रोल खत्म, बात खत्म। बेनिफिट मिला, इसको अमोर्टाइज करना पड़ेगा। इन केस ऑफ एम्प्लॉय अमोर्टाइज ओवर 3 years, स्ट्रेट लाइन बेसिस। आरओयू एसेट डिप्रिशिएट करो ओवर द पीरियड ऑफ 3 years, तो ये दोनों चीजें अमोर्टाइज हो जाएगी। बट ये अगर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है, मतलब पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप में, ये वैसे का वैसा रहेगा, ये अमोर्टाइज नहीं होगा। इज एवरीबडी विथ मी ऑन दिस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ में भी, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड देखिए, जो काम में सबसे ज्यादा चीज आती है वही एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछी जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा काम में चीज आती है, तो ये पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो 2 एग्जांपल्स हमने किए थे, सब्सिडरी का एक, एम्प्लॉय का एक।
उसके बाद में कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के 2 एग्जांपल्स किए थे, 4 एग्जांपल्स ऐसे हमने किए, तो वो जरूर कीजिए। 2 एसेट साइड के हैं और 2 लाइबिलिटी साइड के हैं। जो एसेट साइड में किया था पेरेंट सब्सिडी, उसका सब्सिडरी साइड का भी एक सॉल्यूशन हमने किया था, तो वहां पे 3 किए थे एग्जांपल्स, और कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 एग्जांपल्स किए थे। तो ऐसे 5 एग्जांपल्स हमने किए थे, सेम एक्सेल शीट यूज की थी, इसी में नंबर्स चेंज करोगे आप तो आपका ये आंसर आ जाएगा। बट ट्राई टू प्रिपेयर, ट्राई टू कैलकुलेट। तो स्टेप नंबर 1, ट्राई टू कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑन योर ओन, मेक योर ओन टेबल, ट्राई टू कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑन योर ओन, plot the accounting entry on day 1 in the books of lender, in the books of borrower, both पार्टीज चेंज करके देखिए। उसके बाद अमोर्टाइजेशन टेबल प्लॉट कीजिए, इस अमोर्टाइजेशन टेबल का आप अकाउंटिंग एंट्रीज में कन्वर्जन कीजिए, उसके बाद में इसका डी रिकग्निशन का अकाउंटिंग एंट्री प्लॉट कीजिए। इस तरीके का अकाउंटिंग आप करते हो कम से कम 8 से 10 एग्जाम्पल, बिलीव मी आपकी कॉन्सेप्ट फॉर्म हो जाएगी। इसके जितना सिंपल टॉपिक है नहीं, इसके जितना सिंपल टॉपिक है ही नहीं, तो आप इसे जरूर कीजिए, इसको इग्नोर मत कीजिए। इसके साथ साथ एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाली एक बात हमने की थी कि लेट्स से मैंने कुछ कॉस्ट इनकर की। अब देखिए मैंने 1 लाख रुपए का लोन पे किया है एम्प्लॉई को या सब्सिडियरी को या थर्ड पार्टी को। जनरली एम्प्लॉय सब्सिडरी का बैकग्राउंड चेक और ये सब हम नहीं करते। वंस ही इज एम्प्लॉय, वंस सब्सिडरी सब्सिडरी, बैकग्राउंड चेक ट्रांजैक्शन कॉस्ट जनरली होगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा लीगल चार्जेस होंगे, वो नॉमिनल होते हैं, इमटेरियल होते हैं, उसको एक्सपेंस आउट कर देते हैं मोस्ट कॉमनली। थर्ड पार्टी अगर कोई कंपनी रहे, थर्ड पार्टी रहे जिसका काम ही है, मेरा बिजनेस यही है कि लोन देना, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन देने का ही काम है, तो वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट के अलावा ये प्रोसेसिंग चार्जेस देते हैं, लेते हैं, वॉट एवर इट इज, वहां पे इनकर हो जाता है। अब हाउस लोन, होम लोन देना है तो होम लोन में काफी एक्सपेंसेस होते हैं, प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यूएशन करना पड़ता है, जो भी प्रॉपर्टी है उसका सर्च रिपोर्ट करना पड़ता है, सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी है तो उसमें कोई लीगल सूट फाइल ऑलरेडी नहीं है, ना कोई डिस्प्यूट्स नहीं है ना उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जिससे रिलेटेड मैं लोन देने वाला हूं, ये चेक किया जाता है। स्टैंप ड्यूटी चार्जेस होते हैं, एडवोकेट की फीस होती है, ये सब करने के लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो इसको प्रोसेसिंग फीस कहते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जनरली कलेक्ट करती है, बट हमने हमारी एग्जांपल में हमने ये डिसाइड किया था और हमने एज्यूम किया था बोरोवर और लेंडर ये अमाउंट्स, ये एक्सपेंसेस शेयर करेंगे। तो लेट्स से ये बोरोवर है तो उसके लिए वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, 1,000 रुपए उसने बोरो किए, बैंक ने 1,000 रुपए लेंड किए, 200 रुपए का खर्चा आया, दोनों ने 100 रुपए खर्चा शेयर किया, खर्चा ही है दोनों की केस में, तो ये हमने एग्जांपल लिया था। ये 100 रुपए का ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी दोनों ने शेयर कर लिया, तो लाइबिलिटी की केस में, मतलब बोरोवर की केस में उसके जेब में 1,000 रुपए आए और उसने खर्चा किया 100 रुपए, जेब में बचे कितने, 900। am I right? बैंक 1,000 रुपए देता है टू द बोरोवर, इन एडिशन टू दैट वो 100 रुपए खर्चा करता है, उसके जेब से आउटफ्लो कितना हुआ टोटल, 1100। दैट इज द अमाउंट एट विच वी शुड रिकॉग्नाइज द फाइनेंशियल एसेट। मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट 10% है, इट इज एट फेयर वैल्यू, आइडियली ट्रांजैक्शन प्राइस शुड बी इक्विवेलेंट टू फेयर वैल्यू, और वही है, इसीलिए हम फेयर वैल्यू पे दोबारा से नहीं लाते इसको, लेकिन जो कॉस्ट है दैट इज विच इज इनकर्ड बाय बोरोवर एंड लेंडर, दैट गेट्स एडजस्टेड एज अ पार्ट ऑफ द लोन। तो लोन जो लिया है बोरोवर ने, 1,000 रुपए आए, 100 रुपए का खर्चा किया, जेब में कितने बचे, 900 रुपए बचे, एट माई ओन डिस्क्रिप्शन, जो मैं मेरे यूज के लिए मैं उसके इस्तेमाल करूं, मुझे जहां पे उसको डिप्लॉय करना है आई विल डिप्लॉय दैट, बट आई हैव 900 रुपीज ओनली फॉर डिप्लॉयमेंट। तो मेरे पास फाइनेंशियल एसेट ये ट्रांजैक्शन प्राइस है आफ्टर एडजस्टिंग द कॉस्ट, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट, transaction price is equivalent to fair value because market rate of interest and quoted rate of interest is same, इसीलिए ट्रांजैक्शन प्राइस एंड फेयर वैल्यू सेम, उसमें मैंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट एडजस्ट किया। अगर
यहां पे कोटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 होता तो सबसे पहली बात ये फेयर वैल्यू पे लाना पड़ता, उसके बाद ट्रांजैक्शन कॉस्ट में एडजस्ट करता। ये बात ध्यान में रखिए, सीक्वेंस ध्यान में रखिए। पहले फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बाद में ट्रांजैक्शन कॉस्ट एडजस्ट करनी है। तो यहां पे फेयर वैल्यू 1000 है तो ट्रांजैक्शन प्राइस के इक्विवेलेंट है, तो इसलिए सेपरेटली कैलकुलेट नहीं की। अदरवाइज I would have earlier calculated the fair value, then I would have adjusted the transaction cost. एडजस्ट करना है मतलब प्लस करना है या माइनस करना है, ये दिमाग में मत रखो। ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ये कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू दैट लोन है। लोन कितने साल का है? 2 साल का है। खर्चा किया है 2 साल के ऊपर लोन है, इसके लिए खर्चा किया है, लोन का बेनिफिट 2 साल के ऊपर आएगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट खर्चा अभी किया पूरा, एक्सपेंस आउट इमीडिएटली नहीं कर सकता P&L में, ओवर द पीरियड जाएगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट, आई कैनॉट एक्सपेंस इट आउट, ये तो हम इंडियन गैप में इमीडिएटली एक्सपेंस आउट कर दें, नॉट अलाउड, कर नहीं सकते। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड कहता है आपको ये खर्चा इमीडिएटली एक्सपेंस आउट नहीं कर सकते। लोन ओरिजिनेट करने के लिए आपने ये खर्चा किया है, लोन 2 साल चलेगा, ये खर्चा भी 2 साल चलेगा। इसको अमोटाइज करने का, उसको एक्सपेंस आउट करने का तरीका है जिसको कहते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब मेरे जेब में 900 रुपए आए, इंटरेस्ट दे रहा हूं 10% ऑन 1000, यूज कर रहा हूं 900 रुपए, तो ये 10% नहीं है, ये ज्यादा है। इफेक्टिवली मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ा, 1000 रुपए लिए, 100 रुपए इमीडिएटली दिए और एडिशनल 10% भी दे रहा हूं, तो यूज कर रहा हूं 900 रुपए और खर्चा इंटरेस्ट दे रहा हूं 10%। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% नहीं है, 10% से ज्यादा है। इसका मतलब ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 100 रुपए की, दैट इज इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट इटसेल्फ। क्या है ये? इट इज इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट, अपफ्रंट इंटरेस्ट पेमेंट किया, वैसे ही है। इसीलिए उसको इंटरेस्ट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की प्रोपोर्शन में उसको अमोर्टाइज करना है। इमीडिएटली अपफ्रंट 100 रुपए में एक्सपेंस आउट नहीं कर सकता, नॉर्मल इंटरेस्ट के साथ इसे भी जोड़ना है। तो इसको मैंने एक रिवाइज्ड इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया, इसको कहते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आफ्टर एडजस्टिंग द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मैंने ऐसे कैलकुलेट करता हूं, एग्जामिनेशन में ये आपको दिया जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकली ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट हो सकता है, XIR या गोल्सिक करके फंक्शंस है, उसकी मदद से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। गोल्सिक या XIRR थोड़ा अप्रोक्सीमेशन आता है उसमें, तो एक्यूरेट आप उसमें नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, एग्जैक्ट पॉइंट में जाके वो हो सकता है। तो मैंने वो यूज करके मैंने ये डिराइव किया है, ये 16.25 आया। 10% का इंटरेस्ट नहीं है, 100 रुपए भी दिए हैं मैंने, अपफ्रंट दिए हैं, भले ही उसका नॉमेनक्लेचर ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, प्रोसेसिंग फीस है, व्हाटएवर इट इज, बट इट इज इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट इटसेल्फ। इंटरेस्ट की जैसे ही है, ये अपफ्रंट दिया है, इसीलिए नॉमेनक्लेचर अलग है। पीरियोडिक इंटरेस्ट दे रहा हूं, उसको तो इंटरेस्ट कह ही रहा हूं, इसको ट्रांजैक्शन प्राइस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहा मैंने, प्रोसेसिंग फीस कही, बट वो इंटरेस्ट जैसा ही है, अपफ्रंट दिया, इसलिए उसको प्रोसेसिंग फी कहा। कई लोन्स में सिर्फ प्रोसेसिंग फी आती है, इंटरेस्ट आता ही नहीं पीरियोडिक, तो क्या फिर ये फेयर वैल्यू नहीं रहेगा? रह सकता है, क्योंकि प्रोसेसिंग फीस इतनी रहे दैट कवर्स अप द एंटायर पीरियोडिक इंटरेस्ट इटसेल्फ। इसीलिए मैं इसको क्या कहता हूं, ये इंटरेस्ट रेट मेरा 10% नहीं, 10% से ज्यादा है, ये मैंने कैलकुलेट किया। अब देखिए कैसे डिराइव किया, सिंपल सी बात है। मेरे फ्यूचर कैश फ्लोस क्या क्या, इंटरेस्ट रेट है 10% से, 10% किसके ऊपर दूंगा मैं? 1000 के ऊपर लाइबिलिटी है मेरी, 1000 रुपए लिया है, 10% 1000 के ऊपर जाएंगे। पहले साल का इंटरेस्ट आउटफ्लो 100 रुपए, दूसरे साल का इंटरेस्ट आउटफ्लो 100 रुपए, दूसरे साल में प्रिंसिपल रिपेमेंट करूंगा 1000 रुपए का, टोटल आउटफ्लो 1200। ये टोटल आउटफ्लो जो 2 साल का है, इसको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल के ऊपर डिस्काउंट करूं तो मुझे 900 रुपए प्रेजेंट वैल्यू आ सकती है। मतलब 900 रुपए को अनवाइंड अगर करना है टू रीच टू 1200, तो मुझे कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करना पड़ेगा? वाइस वर्सा, दोनों चीज मैंने कही। 1200 रुपए को विच इंटरेस्ट रेट शुड आई यूज टू मेक दिस 1200 कम टू 900? तो प्रेजेंट वैल्यू कौन से इंटरेस्ट रेट से करना चाहिए? तो ये 16.25 का रेट आया।
ये अगर यहां पे 1000 ही होता ना, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं रहता, 1000 रुपए फेयर वैल्यू है, 1000 रुपए का 1200 आउटफ्लो है, तो 1200 रुपए को कौन से इंटरेस्ट रेट से मैं प्रेजेंट वैल्यू करूं तो 1000 आएगा, तो 10%। 10%, सेम रेट। सिंपल, सेम रेट। या 1000 रुपए को अनवाइंड करने के बाद 1200 रुपए आउटफ्लो कौन से इंटरेस्ट रेट से आएगा, 10% से। तो यही मैं कर रहा हूं, बस यहां पे इंटरेस्ट रेट मिसिंग है, वो फाइंड आउट करना है। तो 1200 रुपए को कौन से इंटरेस्ट रेट से डिस्काउंट करूंगा, तो 900 आएगा 2 साल के ऊपर। ये 1 साल का नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। 2 साल के ऊपर का ये कैश फ्लोज है, तो ये 16.25। तो इस रेट से मैं देखिए कैलकुलेट करता हूं, सेम अमोर्टाइजेशन टेबल, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ईयर 1, ईयर 2, पहले साल की फेयर वैल्यू आफ्टर एडजस्टिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज 900। इंटरेस्ट अक्रू करता हूं मैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से 16.25। मार्केट रेट और ईआईआर में बस इतना ही फर्क है कि इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट एडजस्ट होती है, और ये 100 रुपए की ट्रांजैक्शन कॉस्ट परसेंटेज में कन्वर्ट की तो ये 6.25 आई। मेन इंटरेस्ट रेट 10%, पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट 10%, एंड 100 रुपए का कन्वर्जन 6.25, टोटल 16.25। ये 16.25 आई विल अप्लाई ऑन 900 रुपीज। तो मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस आया 146.25। पे कितना किया, 100 रुपए। 100 रुपए तो ऑलरेडी पे कर दिया है मैंने। एक्सपेंस करना था उसमें से एक चंक, तो 100 रुपए जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, प्रोसेसिंग फीस है, उसमें से 46.25 मैंने अकाउंट फॉर कर दिए। अपफ्रंट नहीं किए मैंने, एक्सपेंस आउट। अभी एक्सपेंस आउट किए मैंने। पेमेंट कितना किया, 100 का। इस बीच का दोनों का डिफरेंस 16.25। ये मैंने लाइबिलिटी में क्या किए, ऐड किए, एडजस्ट किए। अकाउंट फॉर कर दिया, लाइबिलिटी में एडजस्ट। अदरवाइज लाइबिलिटी कितने की थी, 1000 की थी, मैंने 900 में लगाई। क्यों, ऑलरेडी 100 रुपए दे दिए थे मैंने। बट वो एक्सपेंस आउट नहीं की। एक्सपेंस आउट किए तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी। देन सेकेंड ईयर में 946 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 16.25, 153। बैलेंस 100 रुपए का, ये बैलेंस 53 है। ये अकाउंट फॉर हो गया। यहां पे पेमेंट 100 ही कर दिया, ये लाइबिलिटी पहुंची 1000। ये लाइबिलिटी पे कर दूंगा, बात खत्म, ट्रांजैक्शन इज क्लोज्ड। तो ये जो 100 रुपए अपफ्रंट दिए थे उसका बाइफर्गेशन, उसका अकाउंटिंग हुआ 46.25 एंड 53.77। आर यू विथ मी ऑन दिस एवरीवन? बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें। हाँ सर, ये बड़ा डाउट था लेकिन अभी क्लियर हो गया। मतलब मैं पहले ही यही सोच रहा था कि 900 हम लोग बुक्स में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बट एक्चुअल तो लायबिलिटी 1000 है। बट बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, once we amortize that, so at the during the end of the period it will reach to that 1000 and that we will pay. करेक्ट, गुड। एक सेकेंड सर थोड़ा राइट एंट्री है इन कॉलम में, हाँ थोड़ा एक देखना सेकेंड था। ना, डेबिट इंटरेस्ट, हाँ ये ठीक है। अच्छा, अकाउंटिंग एंट्री चाहिए। हाँ 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 ठीक है। हो गया तो बताइए। ओके ये हमने कर दिया। ट्रांजैक्शन कॉस्ट से रिलेटेड भी बात हमने अभी कर दी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन इनिशियल मेजरमेंट अनलेस दैट एसेट इज क्लासिफाइड एज एफवीटीपीएल। तो हमें एसेट एंड लाइबिलिटी की क्लासिफिकेशन कैटेगरीज में से एक कैटेगरी पता है, विच इज एफवीटीपीएल, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ये कैटेगरी में हम हमारा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करते हैं तो ऐसे सिचुएशंस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट इमीडिएटली पीएनएल में ले जाते हैं, एडजस्ट नहीं करते। बट अदरवाइज इफ इट इज एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट और अंडर एफवीटी ओसीआई, वो एसेट तो हम उसको एडजस्ट करते हैं और उसको अमोर्टाइज करते हैं। ठीक है, आर यू एवरीवन?
सर इन दैट केस एफवीटीपीएल है तो हमको एक्सआईआर निकालने या जरूरत नहीं है, ईआईआर निकालने की जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ये बात हमने पूरी कर दी। इफ द फेयर वैल्यू ऑफ द इनिशियल रिकग्निशन डिफर्स फ्रॉम ट्रांजैक्शन प्राइस देन कैलकुलेट फेयर वैल्यू एंड रिकॉग्नाइज द डिफरेंस अप्रोप्रिएटली। ये P&L में तभी जाएगा जब ये फेयर वैल्यूएशन हमने जो अभी लेवल 2 से किया है या लेवल 3 से किया है, या अगर लेवल 1 से करते हैं तो ही ये डिफरेंस जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, फेयर वैल्यू एंड ट्रांजैक्शन प्राइस के बीच का डिफरेंस। बट ये अगर मेरा कैलकुलेशन होता है लेवल 2 एंड लेवल 3 से, तो एसेट या लाइबिलिटी करके हम उसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ये एप्लीकेशन गाइडेंस में दिया है, इसके बारे में हमने पहले बात की थी। ये एग्जाम्पल हमने देखा था क्लास में, ये मैंने जानबूझ के अभी यहां पे लाया है तो क्विकली वो याद आ जाए। डाइवेस्ट इन्वेस्ट इन जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड मतलब 0% पीरियोडिक इंटरेस्ट। पीरियोडिक इंटरेस्ट 0% है, डजंट मीन इसके ऊपर कोई कंसिडरेशन नहीं है। पीरियोडिक इंटरेस्ट 0 है। बुलेट पेमेंट में एट द एंड ऑफ द ईयर पूरा कंसिडरेशन दिया जा सकता है। अगर हम उस इंस्ट्रूमेंट में प्रीमियम देके अगर उसको रिडीम कर रहे हैं तो ये क्या होगा, पीरियोडिक इंटरेस्ट ना होने के बावजूद ये फेयर वैल्यू पे हो सकता है। बात समझ में आ रही है सबको? यस। मतलब जिसकी फेस वैल्यू ज्यादा है या तो वो डिस्काउंट में मिलेगा और फेस वैल्यू पे रिडीम होगा, या तो फेस वैल्यू पे रिडीम होगा, फेस वैल्यू पे परचेस करेंगे प्रीमियम पे रिडीम होगा, या तो डिस्काउंट पे परचेस करेंगे प्रीमियम पे रिडीम होगा। मतलब कुछ ना कुछ अपफ्रंट मिलेगा, पीरियोडिक नहीं मिलेगा, अपफ्रंट मिलेगा या तो एट द एंड मिलेगा। बात समझ में आ रही है सबको मेरी? इंटरेस्ट इज द कंसिडरेशन, it is consideration for two things. One is time value and credit risk. and credit risk. तो ये कंसिडरेशन मुझे चाहे अपफ्रंट मिले या मुझे चाहे पीरियोडिक मिले या एट द एंड मिले, क्या फर्क पड़ता है? मिल तो रहा है इंटरेस्ट। उसका नॉमेनक्लेचर प्रीमियम रहे, उसका नेचर डिस्काउंट रहे या उसका नेचर पीरियोडिक इंटरेस्ट है, फर्क क्या पड़ता है? कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कुछ डिस्काउंट कुछ पीरियोडिक, कुछ प्रीमियम, कुछ डिस्काउंट कुछ प्रीमियम, नो पीरियोडिक, एवरीथिंग प्रीमियम, नो पीरियोडिक, नो अपफ्रंट, एवरीथिंग अपफ्रंट, नथिंग पीरियोडिक, नथिंग प्रीमियम, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, सब कुछ हो सकता है। तो ये जो कंसिडरेशन है जरूरी नहीं कि ये हमेशा पीरियोडिक ही रहे। आर यू विथ मी एवरीवन? So just mentioning of this fact, it is zero coupon, doesn't make that instrument at non-fair value. Transaction price may be equivalent to fair value, बाकी के terms पढ़ने पड़ेंगे। ये मेरा indication है। Bond bought at a discount which is repaid at a maturity which does not give rise to periodic interest payments. Periodic interest payment नहीं, but क्या है? Bought at a discount. Discount में buy किया है, इसका मतलब मुझे जो रीपेमेंट होगा वो फेस वैल्यू पे होगा या प्रीमियम पे होगा। नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 1000। परचेस प्राइस कितनी है? 800। ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है इसका मतलब? व्हाट इज द ट्रांजैक्शन प्राइस? आज 12 तारीख है, 7 जून को एग्जाम है या 8 जून को एग्जाम है। 800 परचेस प्राइस 760। दिस इज दी, अरे ट्रांजैक्शन प्राइस पूछा सौम्या, आप आगे का आंसर दे रहे हो और वैसे भी 760 नहीं आएगा, सोचा नहीं आपने ठीक तरह से। तो दिस इज ट्रांजैक्शन प्राइस। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज 40। डाइवेस्ट क्लासिफाइड द बॉन्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, मतलब एफवीटीपीएल नहीं है। ये बॉन्ड एसेट है या लाइबिलिटी है? ये एसेट है, इज एन इन्वेस्टर। फाइनेंशियल एसेट, ये फाइनेंशियल एसेट है। अब बताइए फाइनेंशियल एसेट का इनिशियल मेजरमेंट कौन सी वैल्यू पे होता है? बेसिस बताइए, बेसिस, मेजरमेंट बेसिस। फेयर वैल्यू। कॉस्ट नहीं,
fair value. Initial. Fair value. What is fair value? Normally Generally, it is transaction equivalent to transaction price. Transaction price कितना है? 800. Equivalent to transaction price. Transaction price is equivalent to 800. Whether this 800 is fair value or not at fair value, is there any evidence it is not at fair value? No. नो जनरली एविडेंस हो सकता है कि ये फेयर वैल्यू पे नहीं है बिकॉज पीरियोडिक इंटरेस्ट 0% है, लेकिन मिला है 800 पे परचेस किया है और मिलेगा कितना, रिडम्पशन कितने पे होगा, 1000 पे होगा, तो 200 रुपए का कंसिडरेशन मिल रहा है मुझे ना, काइंड ऑफ मोर देन 20% ही है अगर स्ट्रेट अवे देखा जाए तो 20% से ज्यादा ही है, तो अकॉर्डिंगली मैं ये कंसिडर करता हूं कि दिस इज इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट, इट इज ट्रांजैक्शन प्राइस इज इक्विवेलेंट टू फेयर वैल्यू. ट्रांजैक्शन कॉस्ट का क्या करना है, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में है, एफवीटीपीएल होता तो क्या करते हम, एक्सपेंस आउट करते पीएनएल में इमीडिएटली, बट ये एडजस्ट करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट. एडजस्ट करेंगे मतलब क्या करेंगे, आपने इन्वेस्ट किया है, आपसे आउटफ्लो या इनफ्लो है आपके पास, बीइंग एन इन्वेस्टर आउटफ्लो है, आउटफ्लो 800 रुपए का है, 40 रुपए का आउटफ्लो या इनफ्लो है, आउटफ्लो है, ये भी तो कॉस्ट ही है, 40 रुपए तो ये भी तो कॉस्ट ही है, एक्सपेंस है ये भी, तो दोनों आउटफ्लो है. दिस इज 840, 760 नहीं. ये लाइबिलिटी होता तो बात ठीक है, लाइबिलिटी के लिए 800 रुपए लिए मैंने और 400 रुपए जो है वो आउटफ्लो हुए एज अ कॉस्ट. बैंक की केस में ये उल्टा भी हो सकता है, बैंक पैसे रिकवर करती है कस्टमर से, बोरोअर से, तो बैंक की केस में एसेट में इनफ्लो भी हो सकता है, बट यहां पे दोनों में आउटफ्लो है. बैंक 1000 रुपए देगी और 100 रुपए लेगी, ये कॉस्ट नहीं, उनका इनकम है, तो ये 900 रुपए में भी एसेट रिकॉर्ड हो सकती है बैंक की केस में, बट हमारा एजम्पशन यहां पे क्या है, इट इज कॉस्ट, इट इज एक्सपेंस, तो ये भी एक्सपेंस, ये भी आउटफ्लो, ये भी आउटफ्लो, टोटल रिकॉग्नाइज जो अमाउंट है दैट इज 840. अमाउंट दैट फाइनेंशियल एसेट being investment in zero coupon bond should be reflected at 840. Is everybody with me on this? Initial measurement at fair value after adjusting the transaction cost. ये चारों एग्जांपल्स हमने किए थे, फटाफट से देखेंगे. डिबेंचर एसेट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, इसका क्लासिफिकेशन होगा एफवीटीपीएल. डिबेंचर एसेट इज फाइनेंशियल एसेट जिसमें इन्वेस्टमेंट है, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, is purchased for 5 lakh, transaction price, transaction cost is 2000. क्या करेंगे इसका, P&L Expense out. P&L expense out. इनिशियली रिकॉग्निशन अमाउंट क्या रहेगी डिबेंचर एसेट की, 4,98,000. अब आपने ये फेयर वैल्यू या P&L में लेके गए तो 498 कैसे रहेगा, 5,02,000. Sorry. और एसेट है तो वैसे भी ये आउटफ्लो है और ये भी आउटफ्लो रहेगा, तो 498 कैसे, अगर आप आंसर देते 5,02,000 तो भी सही था, 5 lakh. Yes. तो ये तो वैसे भी P&L में गया, तो ये पूरा का पूरा 5 लाख. सेकेंड, इक्विटी सिक्योरिटीज क्लासिफाइड एज FVTPL आर परचेस्ड फॉर USD 2 lakh, द डीलर फी पेड इज 1,250. तो 1250 P&L पे जाएगा और 2 lakhs इनिशियली मेजर होगा ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स 2 लाख के ऊपर, करेक्ट. तीसरा, इक्विटी सिक्योरिटीज क्लासिफाइड एज FVTOCI is purchased at premium to par, that is par value is 2 lakhs and the premium is 2000. मतलब कितने में परचेस किया है ये, प्रीमियम टू पार, मतलब ये 2,02,000 में परचेस किया है, सच दैट टोटल अमाउंट पेड इज 2,02,000. इन एडिशन ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज 500. ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है इस केस में, 2,05,000. I think 500 is.
2,02,000 इज द ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस बोल रहा हूं मैं। ये कितने में रिकॉर्ड करना चाहिए? 500 रुपए कहां जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा, बिकॉज दिस इज FVTOCI एंड देयरफॉर recognized amount is 2,02,500। आंसर सही है, बट मैंने पूछा था सिर्फ ट्रांजैक्शन प्राइस। खर्चा हुआ 2,02,000 परचेस करने के लिए। ट्रांजैक्शन कॉस्ट 500 है, उसका क्या करना है? ये P&L में नहीं जाएगा बिकॉज दिस इज FVTOCI, तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। 2,02,000 पहले आउटफ्लो गया और दूसरा एडिशनल कॉस्ट गया 500 का, ये भी उसमें ऐड करेंगे। लास्ट पढ़िए। A bond measured at amortized cost is issued at $300,000. Issuance cost is $6,000. चलिए फटाफट से बताइए। This cost needs to be adjusted. Add होगा। The insurance cost Add होगा। needs to be adjusted. And this is so 3 एडजस्टेड, अमोटाइज कॉस्ट है इसलिए एडजस्टेड। ट्रांजैक्शन प्राइस बताइए क्या है? और फेयर वैल्यू, और फेयर वैल्यू। हाँ, 3 lakhs minus 3 लाख। 1,000 ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या करेंगे हम? एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ये 6,000 क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि इशू कर रहे हैं ना, तो इशू कर रहे हैं, तो दिस इज फाइनेंशियल लाइबिलिटी, एसेट नहीं है ये मेरा इनफ्लो है। ये पैसे मेरे पास आए 3 लाख, दिस इज इनफ्लो, और कॉस्ट इनकर तो आउट। दिस इज आउटफ्लो। इट इज 2,94,000। तो हम लोग 2,94,000 रिकॉग्नाइज करेंगे। हाँ, सो दिस इज रिकॉग्नाइज्ड अमाउंट। रिकॉग्निशन एक्ट, सो मेजरमेंट बोल सकता हूं, और मेजर्ड एट। ठीक है, सर ऐसे याद रखना, ठीक है? जिसका एक्सपेंस है वो माइनस करे, जिसको मिला है वो ऐड करे। वैसे ध्यान में रखा तो भी मैं आपको और एक लॉजिक देता हूं इसका। लेट्स से मैं वही एक्सेल शीट शेयर करता हूं 1 मिनट के लिए। यहां देखिए, ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है 1,000 की, am I right? यस। ये 100 रुपए का ये खर्चा है, ये प्रीपेड खर्चा है, अगले सालों में खर्चे में आना चाहिए, मैंने अपफ्रंट पे कर दिया। प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट है या लाइबिलिटी? प्रीपेड एक्सपेंस है। एसेट है। ये लाइबिलिटी है, ये एसेट है, नेट 900। ओके। सेकेंड लॉजिक है ये। यहां पे फाइनेंशियल एसेट है 100 रुपए का, ये प्रीपेड एक्सपेंस है 100 रुपए का, टोटल एसेट इज 1100। करेक्ट? बैंक की केस में अगर बैंक ने लोन दिया है 1,000 रुपए का और ये इनकम लिया है, फॉर एग्जांपल रिकवरी की है, थोड़ा सा चेंज करता हूं यहां पे, इंस्टेड ऑफ एक्सपेंस दिस इज इनफ्लो फॉर द बैंक, बट ये इनकम इमीडिएटली रिकॉर्ड नहीं होगा, तो ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हुआ। am I right? ये लाइबिलिटी है, ये एसेट, ये लाइबिलिटी, ये नेट ऑफ हो सकता है 900 में बैंक की केस में, इफ इट इज इनकम। तो इस तरीके से ध्यान में रखिए, लॉजिक ध्यान में रखे तो और सिंपल जाता है। सर मैंने सोचा कि बैंक के लिए प्रोसेसिंग फीस इनकम, तो वो ऐड ही करेगा। करेक्ट है ना? बैंक ऐड नहीं करेगा ना। बैंक के लिए प्रोसेसिंग फी अगर इनकम है तो ये एसेट है, पैसे गए, ये इनफ्लो आया, नेट 900 बचा। बैंक के लिए एसेट है, ये इनफ्लो एडवांस इनकम है विच इज अ लाइबिलिटी। एसेट, लाइबिलिटी, नेट 900 ऐड नहीं करता है। ओके। ऐसे ध्यान में ही मत रखिए। जितना इस तरीके का ध्यान में रखोगे, मैकेनिकली अगर कुछ कोशिश करोगे ना, तो भले ही वो मैकेनिकल शायद मैकेनिक सही रहेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कई बार वो नर्वसनेस होता है, उल्टा याद आ जाता है। आपकी गलती नहीं है वो, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी। नर्वसनेस, एंजाइटी, इट विल मेक यू थिंक एग्जैक्टली ऑपोजिट टू व्हाट यू हैव रिमेंबर्ड। हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, तो उसमें उस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। लॉजिक ध्यान में रखे तो सिंपल बात है। ठीक। सर ये लॉजिक सही है, ये इजी है रिमेंबर करना। हाँ, तो चलिए
अब आते हैं, ये एक्सेल शीट पूनम आपके पास नहीं है? नहीं, मेरे पास नहीं है ये एक्सेल शीट। ठीक है, मैं ये अश्विनी को शेयर कर दूंगा, उसने मेरे ख्याल से क्रिएट किया है ग्रुप ना, रिवीजन बैच रिवीजन का। हाँ किया है, नहीं, हाँ मैं किया है नहीं सर। हूँ मैं। हाँ, तो अश्विनी से आप कांटेक्ट करो और उसको बताओ कि मुझे ग्रुप में ऐड कीजिए, एंड अकॉर्डिंगली एक्सेल शीट में ग्रुप में शेयर करवाता हूँ उसके थ्रू। ओके सर। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हमने ऑलरेडी बात कर ली यहां पे कि किस तरीके से स्प्लिट अकाउंटिंग होता है, ठीक है, तो ये हमने देख लिया। ये दो एग्जांपल्स है, ये दो एग्जांपल्स का भी अकाउंटिंग एंट्री हमने देखा था, इफ यू रिमेंबर, बस एग्जांपल अलग लिए थे। लेट्स से कन्वर्टिबल बॉन्ड इशूड, मतलब ये लाइबिलिटी है, कितने में इशू किए? 2 मिलियन में। 6% कोटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मार्केट रेट ऑफ कूपन इज 9% इन एब्सेंस ऑफ conversion option. In absence of conversion option, bond will be convertible at 1000 equity shares of 200 each after 3 years at the option of holder. होल्डर को ये ऑप्शन है, तो ये दो चीजें मैंने यहां पे बस ऐड कर दी फैक्ट से रिलेटेड, तो एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल सेम है, बस नंबर्स अलग है। USD 1 million at 10% coupon rate, market of coupon rate of coupon is 15% in absence of conversion option, and at the option of holder। तो ये बिल्कुल सिंपल है। पहली बात तो हम करेंगे, इन एब्सेंस ऑफ कन्वर्जन ऑप्शन इस $2 मिलियन का 3 साल के लिए हम प्लॉट करेंगे कैश फ्लोज विथ इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% कैश फ्लो प्लॉट करेंगे। पेमेंट मतलब 2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 6%, 1,20,000 पेमेंट का कैश फ्लो आएगा, उसको प्रेजेंट वैल्यू करेंगे 9% से, तो अकॉर्डिंगली आप यहां पे प्रेजेंट वैल्यू पाओगे एंटायर इंस्ट्रूमेंट का। सिमिलरली विद द केस विद सेकेंड, जो डिफरेंस आएगा दोनों के बीच का, 2 मिलियन से फेयर वैल्यू कम आएगा, डिफरेंस जो जाएगा दैट इज इक्विटी ऑप्शन। वो क्या रहेगा? इक्विटी ऑप्शन इन अ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इस तरीके के सवाल क्या आते हैं, एग्जामिनेशन में आते हैं। मेरे ख्याल से ये यहां पे वो एग्जाम्पल है, हाँ, 6% कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। अगर ये अमाउंट मुझे चाहिए तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, let's make this amount as 2 million. Quoted rate of interest is 6%, market rate of interest is let's say 9%. तो फेयर वैल्यू आ गई 18,48,122। डिफरेंस जो जाएगा दैट डिफरेंस इज नथिंग बट इक्विटी कंपोनेंट, अदर इक्विटी कंपोनेंट इन कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 151,878, और ये कन्वर्टिबल बॉन्ड की फेयर वैल्यू आ गई 18,48,122। सिंपल, एक टेबल आपने मास्टर कर लिया फेयर वैल्यू का एंड अमोर्टाइजेशन का, तो आपके पास पूरी अकाउंटिंग एंट्रीज इसकी आती है। ये वैसे ही रहेगा कन्वर्जन के वक्त, ये कन्वर्जन तक ये अमोर्टाइज भी हो जाएगा। कैसे अमोर्टाइज हो जाएगा? ये 20 लाख तक पहुंच जाएगा, ये अमाउंट 18 लाख से 20 लाख पहुंच जाएगा। कैसे पहुंच जाएगा? यू विल पास दीज अकाउंटिंग एंट्रीज। इंटरेस्ट विल बी एक्रूड एट 166, यू विल पे 1,20,000। इस दोनों के बीच का डिफरेंस लाइबिलिटी में अमोर्टाइज हो जाएगा। लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर विल बिकम 20 lakhs। आप अगर कन्वर्जन हो गया तो ये डीरेकग्नाइज करोगे लाइबिलिटी, 6% कन्वर्टिबल डिबेंचर्स डेबिट, क्रेडिट आपका आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू एंड बाकी शेयर प्रीमियम। इक्विटी कंपोनेंट जो यहां पे लिखा है 151,878, दैट विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिट विल बी टू शेयर प्रीमियम। कन्वर्जन पूरा हो गया तो पूरा कैश पे करना पड़ा
तो ये 20 लाख की लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगी 6% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स टू कैश एंड बैंक, एंड 151,878 डेबिटेड क्रेडिट विल बी टू रिटेन्ड अर्निंग्स इन दैट केस। करेक्ट। तो ये अकाउंटिंग एंट्रीज हमने की थी पहले भी, बस ये एग्जाम्पल जो हमने लिया है यहां से हमने क्या किया, इसका दोबारा से एक बार देख लिया है ना। ये दो अमाउंट्स चेंज करके आप इसका क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो और अकाउंटिंग एंट्रीज प्लॉट कर सकते हो। लेकिन ये 5 क्वेश्चंस जो हमने अभी भी किए, पेरेंट का एक एग्जांपल, एम्प्लॉई का एक एग्जांपल, सब्सिडीज के बुक्स में एक एग्जांपल, लीज का एक एग्जांपल एंड कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट का एक एग्जांपल, इसके 2 है वैसे। तो ये 5 एग्जांपल्स आप रिपीटेटिव बेसिस पे अमाउंट्स चेंज करके, फैक्ट्स चेंज करेंगे अगर करते हैं तो ये बहुत टॉपिक सिंपल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटीज एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, इसके पहले हम एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ये शुरू करने से पहले जितना हुआ है उतना एब्जॉर्ब कीजिए, डाइजेस्ट कीजिए थोड़ा सा 5 मिनट में, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद के टॉपिक्स में हम ज्यादा समय स्पेंड नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू नो, विल क्विकली रन थ्रू ऑल दोज, विल नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन इट। ओके, ऑलराइट।